Namaskar, and I am back with another short video, this time on presentation. I think by now you will all agree हमने बहुत stress करा on the PTC meter. Conceptual clarity of course is necessary. पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 120s में 130s में अटक जाते हैं, 150 पूरे नहीं हो रहे हैं. उनका कॉन्सेप्ट मोरलेस क्लियर है, दिक्कत है either on the presentation or on the speed. So presentation will help you capture the marks from ICI. आपको अगर आंसर आता है लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है तो नंबर नहीं आते. मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, अंकित, आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक. आई थिंक ही वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई एवर टॉट इन टैक्सेशन. पर उसके मेरे को एक्सपेक्ट करा था ऑल इंडिया हाईएस्ट लाएगा, लेकिन जब पेपर आए तो वो सीए फाइनल के पेपर में फेल था. मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा यार चक्कर क्या है. आई आस्क्ड हिम टू कम टू द ऑफिस, आई मेड हिम राइट दैट पेपर एंड उसने 4 नंबर के सवाल को 2 लाइनों में खत्म कर दिया. ये बात पक्की है कि उन 2 लाइनों में अगर कोई पढ़ा जिसको टैक्स आता है वो पढ़ ले तो उसको पता चल जाएगा यार इस बच्चे को सब आता है. बट दैट इज नॉट हाउ दैट रूल वर्क्स. तो आई टोल्ड हिम, बेटा ये क्या लिखा है, पहले लॉ लिख, फैक्ट्स लिख, कोरिलेट कर, कंक्लूड कर. कहता सर मैंने कर तो दिया कंक्लूड 1 लाइन में 2 लाइन में. मैं कहा बच्चे ऐसे नहीं होगा. वो जिद में अड़ा रहा. अगली बार भी पेपर देने गया तो उसके 42 ही आए. And conceptually वो बहुत strong था. So remember, just getting your concepts right is not going to help you totally gain marks. So आज देखेंगे presentation में, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके प्रेजेंटेशन के रूल सेम रहते हैं. तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा. एक थ्योरी. अब अगर मैं इनकम टैक्स का पेपर लूं तो उसमें प्लेन थ्योरी नहीं आती. मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा प्लीज एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस रूल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, नहीं. पर जीएसटी में पूछा जाता है कि आपसे पूछ सकता है व्हाट डज रूल 88C से, व्हाट डज रूल 88D से. जीएसटी में प्लेन थ्योरी भी आ रही है, 5 नंबर की आ रही है. नाउ हाउ डू यू गेन मार्क्स इन दैट? सो वी लुक एट प्लेन थ्योरी क्वेश्चंस. प्लेन थ्योरी क्वेश्चंस में +1 होते हैं थ्योरी क्वेश्चन जिसमें केस स्टडी दे दिया. जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स है, आपको बता देगा एक्स इस स्टेट में है, वाई दूसरी स्टेट में है, उसने यहां पर सर्विस दी, वो यूज यहां पर हुई. अब ये एक पैराग्राफ में क्वेश्चन आ गया है, ये थ्योरी का क्वेश्चन ही, पर इसमें एक केस लॉ दे दिया, केस स्टडी दे दिया जिसका आपको कंक्लूड करना है. सो वेदर इट इज द प्लेन थ्योरी क्वेश्चन और इट इज अ थ्योरी कम प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन, हम उसके लिए एक रूल फॉलो करेंगे, समथिंग कॉल्ड LFCC, लॉ फैक्ट्स कंक्लूड कोरिलेट. लेकिन अगर आपको भाई क्वेश्चन ही आ गया भी रूल 88C बताओ क्या होता है, तो आप उसका पहले पैराग्राफ में लॉ लिखो, अगले पैराग्राफ में हो सकता है एक छोटा सा एग्जाम्पल बना दो, और लास्ट पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड करो. बट यू नीड टू डिवाइड योर आंसर्स इनटू पैराग्राफ्स. देन व्हेन आई एम इस बार मैंने जब रिवीजन बैच लिया, ब्रिज बैच लिया, मैंने बच्चों से क्वेश्चन लिखवाए और उन्होंने धीरे धीरे देखा कि लिखने से कैसे प्रेजेंटेशन बढ़ती है. आई टॉट देम कि प्रैक्टिकल में लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, पैराग्राफ के बीच में लाइंस छोड़नी कैसे हैं, छोटी बातें हैं, और आपको अंडरलाइनिंग कैसे सीखनी है. आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, आपका मेन पॉइंट इन द आंसर शुड बी अंडरलाइन, ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर देखते ही पता चल जाए कि भाई ये वाला पॉइंट इसने कैप्चर करा. और एक लंबा पैराग्राफ लिखने से एग्जामिनर भी बोर हो जाता है और शायद वो मेन पॉइंट मिस कर देगा. तो आप डिवाइड करो अपने आंसर को इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स. सो फर्स्ट वन, जैसे आरटीपी का मे का क्वेश्चन है. अब इसमें उसने बताया इंडियन सिटीजन है, रिजाइडिंग मुंबई में है, रिटाइम है, उसका आधार नंबर भी है, और वो आपसे पूछ रहा है कि उसने आधार नंबर को लिंक नहीं करा विद हिज पैन नंबर, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉ लिखेंगे, यानी पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो लॉ एप्लीकेबल क्या है. तो अगर सेक्शन 139AA है तो आप 139AA का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट लिखो. बट प्लीज रिमेंबर इफ दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो लंबा एस्से नहीं लिखना है. आपका वो 1.8 मिनट का रूल लगेगा, which means if it's a 2 mark question, then all you have is 3.5 minutes to write the entire answer. Think it and write it. First think it and then write it.
तो 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन लिखेंगे। तो अपने जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा है पहले उसको समराइज करो, फिर उतारो, सीधा शुरू मत हो जाओ। आई ऑलवेज से फर्स्ट स्पेंड अ मिनट फ्रेमिंग द आंसर इन योर माइंड एंड देन स्टार्ट राइटिंग इट। नाउ अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। सो यू हैव टू जज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट बेस्ड नॉट ऑन द क्वेश्चन बट ऑन द मार्क्स एज वेल। तो चलिए, लॉ लिखा हमने, लॉ में हमने कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख दिया, तो पूरा लॉ लिख दिया। देन वी कम टू, अगर इस क्वेश्चन में फैक्ट्स थे तो फैक्ट्स भी लिख देते, और नहीं तो हम सीधा कंक्लूड कर देंगे, कंक्लूजन कर देंगे। सो डिपेंड्स ऑन, ये एलएफसीसी कोई रिजिड नहीं है कि आपने चारों पॉइंट लिखने ही लिखने। भाई अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही थ्योरी है तो लॉ लिखो और कंक्लूड कर दो। अगर क्वेश्चन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है तो पहले लॉ लिखो, फिर उसके फैक्ट्स के बारे में बताओ, फिर कोरिलेट करो और कंक्लूड करो। सो दिस इज फॉर थ्योरी क्वेश्चंस। देन वी कॉल, जो मैं कहता हूं देखो, सेमी प्रैक्टिकल। अब सेमी प्रैक्टिकल कैसे है? जैसे स्कोप ऑफ इनकम के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको बोला जाता है भाई ये उसने इंडिया में कमाई, ये बाहर की कमाई, आप बताइए ये आर प्लस ओ आर प्लस एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। या वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आ जाते हैं जीएसटी में, भाई आपको टोटल डिटेल दी हुई है, आपको बताता है भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ, भाई सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट है, सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट है, उसको ऐड करना है नहीं करना है, वो सारी बातें। अब इसको हम बोलते हैं क्या, क्यों, कितना अप्रोच, के क्या। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए। इसमें उसने पूछा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालिए और असेसेबल इनकम भी निकालिए। तो अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस जब निकालेंगे, उसने पूछा है डिस्क्राइब, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड देयर टोटल इनकम। अब इस क्वेश्चन में आपको ये वाला अप्रोच भी यूज करना है और क्या, क्यों, कितना अप्रोच भी यूज करना है, कैसे। अब फॉर एग्जांपल, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या मुझे इनको बताना पड़ेगा, लॉ क्या लगता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम पहले लॉ लिखेंगे। भाई व्हाट इज द लॉ एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। भाई 61C लग रहा है, उसमें 60 डेज लेना है, 120 लेना है, 182 लेना है, क्यों लेना है, तो वो आप लॉ एक बार लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे और रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे पहले। अब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कई बार हमें IOFS निकालना पड़ता है। तो आप यहां पर IOFS जब निकालोगे तो यहां आप क्या, क्यों और कितना अप्रोच फॉलो करोगे, विच मींस यू विल क्लियरली शो ICI व्हाट आर यू कमेंटिंग अबाउट, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग टेकन और इट इज नॉट बीइंग टेकन, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने अगर लिया है तो क्यों लिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने लिया है तो क्यों लिया है और कितना लिया है। सो ये आपका टोटल IOFS आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मिक्स द आंसर। देन उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ आशा अलग से करेंगे, तो उसके भी लॉ और फैक्ट्स, और आप ऐसे लिख सकते हो लॉ और फैक्ट्स, वहां पर लिखो, एग्जामिनर को बताओ कि मैं लॉ बता रहा हूं बेटा, बेटा नहीं बोलना, मैं लॉ बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से इसका जब IOFS निकालेंगे तो अगेन क्या, क्यों, कितना। डोंट री इन्वेंट अ फॉर्मेट ऑफ द आंसर एवरी टाइम, ट्राई एंड यूज द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स, ICI भी इन्हीं में प्रेजेंट करता है। एंड देन ऑफ कोर्स टोटल इनकम जब निकालेंगे तो हम उसको टोटल इनकम का फाइनल आंसर बोलेंगे, भी हम अब निकाल रहे हैं टोटल इनकम। सो इफ यू नोटिस इन अ क्वेश्चन लाइक दिस थोड़ा सा कार्य ज्यादा होगा। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालना है 2 लोगों का तो अपने दिमाग में पहले फ्रेम करो, भी राम का रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए लॉ अलग है, IOFS अलग है, कंक्लूड करेंगे। फिर कौन है दूसरा, आशा का लॉ लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे, IOFS निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे। उसके बाद एक नीचे टोटल इनकम दोनों का निकालेंगे और दोनों का टोटल इनकम का आंसर देकर आएंगे। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट ये फिर क्वेश्चन होगा भी बेटा 8 to 10 मार्क्स का। तो अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास 15 मिनट है, और हमने लिख के देखे हैं कि 15 मिनट में हम लिख सकते हैं, बट वी हैव टू फॉलो द रीड एंड सॉल्व अप्रोच। तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। नाउ इफ आई लुक एट अ क्वेश्चन, अगर GST का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जैसे जो मेन 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल फ्रॉम द कैश लेजर। अब उसमें आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस दी होती हैं, अमाउंट दिया होता है। मैंने क्या बोला था, हम अपने आंसर को एक मेन आंसर में कन्वर्ट करेंगे, और हमारा मेन आंसर होगा हमारा आउटपुट लायबिलिटी लेजर, इनपुट टैक्स अवेलेबल, क्रेडिट एंड कैश लेजर। तो ये मेरा मेन आंसर हो गया इन GST। ध्यान दो, इनकम टैक्स का भी करेंगे अभी, ये मेन आंसर हो गया। दिस इज फॉर दैट 10 मार्क क्वेश्चन फॉर
कंप्यूटिंग द अमाउंट पेबल फ्रॉम द कैश लेजर। अब इसमें हमने वर्किंग नोट का कॉलम बना दिया 1 2 और इसका भी लिख लेंगे 3। मैंने बोला था अगर कोई भी टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज होता है तो उसको मेन लेजर में नेट जीएसटी पेबल इन कैश जो आ रहा है ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज का है और ये हमारा आरसीएम का है, ताकि जो टोटल अमाउंट पेबल इन कैश आ रहा है इट इंक्लूड्स बोथ द फॉरवर्ड चार्ज एंड द रिवर्स चार्ज लायबिलिटी। यहां पर वर्किंग नोट 1 जब हम बनाएंगे दिस विल फॉलो द क्या क्यों कितना अप्रोच। भाई आप फॉरवर्ड चार्ज में क्या कर रहे हो, उसको क्यों कर रहे हो और कितना है, और कॉलम में क्लियरली, और जब पेपर में होगा ना चाहे ये लाइंस हाथ से ड्रॉ करो टेढ़ी मेढ़ी आ जाए डजंट मैटर, बट मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग द लाइंस सो दैट इट बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर। सिमिलरली मेरा वर्किंग नोट 2 आ जाएगा विच विल बी आईटीसी कैलकुलेशन, अगेन क्या क्यों कितना, और यही फिगर्स जो टोटल आ रहे हैं हम मेन उसमें ले जाएंगे। और एक रिमेंबर वर्किंग नोट 3 हमेशा लिख के आना कैश लेजर का। भाई आईजीएसटी का अगर क्रेडिट है तो पहले हमने आईजीएसटी से लिया फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी से लिया, वो पूरा एक्सप्लेन करके आना क्योंकि आईसीआई उसके भी नंबर रखता है। सो दिस बिकम्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द मेन आंसर फॉर जीएसटी। अब चलते हैं इनकम टैक्स पे। नाउ इनकम टैक्स का टोटल इनकम का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, सो व्हाइल वी आर रीडिंग दैट 15 मार्क क्वेश्चन, और इसके लिए मैं रीड एंड सॉल्व का वीडियो भी दूंगा, उस रीड एंड सॉल्व में हम क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते हम रफ वर्क कर रहे हैं, अभी नीट नहीं कर रहे हैं। सो इफ इट इज अ 15 मार्क क्वेश्चन रिमेंबर वी हैव अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स। इसमें से हमने 10 से 12 मिनट रखे थे कि हम वर्किंग नोट में रफ में सॉल्व कर देंगे पूरा आंसर पहले, एंड उसके लिए रीड एंड सॉल्व हमने बहुत प्रैक्टिस करा, एंड वंस वी नो द आंसर then we will go and start presenting it। तो जब तक हम प्रेजेंटेशन स्टेज पे पहुंचेंगे बच्चों we already know कि इसमें हमारे कितने हेड्स हैं। तो आपका मेन आंसर विल स्टार्ट लाइक दिस, आप एक लिखेंगे कंप्यूटिंग टोटल इनकम, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, जो भी है जितने भी उस क्वेश्चन में हेड्स हैं लिखिए, और आगे वर्किंग नोट कॉरस्पॉन्डिंगली लिख दीजिए। जीटीआई का वर्किंग नोट अलग लिख दीजिए, डिडक्शन का वर्किंग नोट अलग लिख दीजिए, और ये आ गया टैक्सेबल टोटल इनकम। यहीं पर जगह आप छोड़ेंगे थोड़ी सी फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। हो सकता है यहां पर 115 बीएसी भी आ रहा है, तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम का इनकम अलग आएगा, नया टैक्स रिजीम का अलग आएगा, तो वो हम यहीं पर ही वी कैन से ओल्ड के हिसाब से ये है और न्यू के हिसाब से ये है, और इसी के नीचे इसका टैक्स और इसका टैक्स करके आप यहीं पर कंक्लूड करेंगे, ताकि एग्जामिनर को 6-7 पेज आगे पीछे करके आपका आंसर ना देखना पड़े। उसमें देयर इज अ चांस कि वो गलती करेंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो प्लीज एक छोटी छोटी बातों को ध्यान दो। एंड इफ यू नोटिस मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं, कितना टाइम लगता है, वर्किंग नोट अलग से दिखना चाहिए, ये ना हो कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि तुम छुपा के कहीं पर वर्किंग नोट लिखे हुए हो, यहां पर वर्किंग नोट यहां लिख दिए हो, पता नहीं वो ढूंढ रहा है आपका। एग्जामिनर से छुपानी नहीं है चीज, उसको दिखानी है, बिकॉज ही इज गोइंग टू मार्क यू ऑन व्हाट यू शोन हिम। द वर्किंग नोट्स विल नीड टू बी प्रेजेंटेड। अब अगर सैलरी है बेटा तो वर्किंग नोट बड़ा क्लियरली लिखो, वर्किंग नोट्स को अंडरलाइन करो। ऑब्वियसली आप पेपर में अलग कलर के पेन नहीं यूज कर सकते, आप एक ही कलर का पेन यूज करेंगे, ब्लू या ब्लैक। ब्लैक करिए, आई थिंक दैट इज बेटर। नाउ वर्किंग नोट वन अंडरलाइन इट, ताकि दूर से दिखे सैलरी का वर्किंग नोट है। अब यहां पर बेसिक पे है, यहां पर आपका वही है क्या क्यों कितना, और यहां पर अगर आरएफए का कैलकुलेशन है डिटेल में जा रहा है तो उसका नीचे नोट लिखिए, और यहां पर नोट, खिचड़ी मत पकाइएगा बस। अगर मेन क्वेश्चन सैलरी का है तो ये मेन आपका आंसर बन गया, अगर क्वेश्चन ही सैलरी का है तो ये मेन आंसर बन गया, और यहां पर आप लिख सकते हो वर्किंग नोट्स। तो मेन आंसर सैलरी का हो गया, वर्किंग नोट। अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो मेन हमारा टोटल इनकम का चार्ट हो गया, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्लीज मेक श्योर ये फॉर्मेट्स वहां पर क्लियरली दिखें। अगर 3 घर हैं तो आप तीनों घरों के अलग अलग कॉलम बनाएंगे बच्चों, और पूरा फॉर्मेट लिखो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये नीचे आना चाहिए, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये अगली लाइन में आना चाहिए। नेट एनुअल वैल्यू, डिडक्शंस पूरा लिखेंगे, और जीएवी निकालने के लिए यहां पर पूरा वर्किंग नोट लिखो। इंटरेस्ट निकालने के लिए वर्किंग नोट लिखो। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर पेड नहीं है ड्यूरिंग द ईयर और आपने डिडक्शन नहीं दी, उसके लिए भी वर्किंग नोट लिखो। बेटा जो दिमाग में सोच रहे हो पेपर में उतार के आना, बिकॉज एग्जामिनर ने उसके लिए मार्क्स रखे होंगे, और अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी। नाउ
इफ दिस इज द मेन क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी का है, देन आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज कि ये मेन आंसर हो गया और इसके नीचे वर्किंग नोट्स आ गए। सो एक ही तीर से दो निशाने हो रहे हैं। देन बिजनेस में आपने नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल लिया, उसमें क्या ऐड करा, क्यों ऐड करा, कितना ऐड करा, क्या माइनस करा, क्यों माइनस करा, कितना माइनस करा, और अगर किसी चीज के लिए ज्यादा डिटेल है जैसे डेप्रिसिएशन है तो उसके लिए नोट लिख दो। डू आई नीड टू टेल यू कि अगर सिर्फ क्वेश्चन बिजनेस का है तो ये मेन आंसर हो जाएगा और यहां पर वर्किंग नोट्स आ जाएंगे? नहीं, तुम सीए के बच्चे हो, इतना तुम्हें पता है। नाउ कैपिटल गेन्स का फॉर्मेट, अगेन वी राइट द फुल फॉर्मेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, नेट फुल वैल्यू, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एग्जेम्पशन देने के बाद टैक्सेबल, ये पूरा लिखेंगे और हर चीज के लिए नोट्स लिखेंगे। एंड अगेन अगर कैपिटल गेन्स का मेन क्वेश्चन है तो ये मेन चार्ट हो गया एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स वर्किंग नोट। नाउ दिस इज अदर सोर्सेस, सेम तरीके से आ गया। नाउ अगर हमारा टोटल इनकम का क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, तो यहां पर कैपिटल गेन्स के 3 फिगर आए होंगे। हो सकता है एक में इनकम है, एक में लॉस है। सिमिलरली हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी के भी 3 है, हो सकता है 2 बिजनेस है। नाउ वी मूव टू तुली सर्स मेन चार्ट, कंप्यूटिंग जीटीआई का चार्ट, 5 कॉलम अप्रोच, जिससे गलती नहीं होती और हमने इस पे प्रैक्टिस करा है। अब आपने जो भी वर्किंग नोट में फिगर्स निकाले थे, हाउस 1 का अलग लिखिए, हाउस 2 का अलग लिखिए, हाउस 3 का अलग लिखिए, बिजनेस का स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड, नॉन स्पेकुलेटिव, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस, सारा कुछ अलग अलग लिखेंगे। नाउ कॉलम 2 में आफ्टर क्लबिंग, अगर कुछ क्लब होगा तो यहां पर ऐड कर देंगे, और मैंने आपको सिखाया नोट 1 लिखेंगे भाई ये हमने क्लब कर दिया। सिमिलरली आफ्टर इंट्रा हेड यानी विद इन हेड सेट ऑफ करेंगे, और जैसे ही कोई सेट ऑफ करा नोट 2 लिख के नीचे लिख देंगे भाई हमने ये हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस सेट ऑफ कर दिया फ्रॉम दी लेट आउट हाउस, या अगर बीएससी है तो लिख देंगे भी सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस होता ही नहीं है, तो वो सारे नोट्स उनको बता के आएंगे। कॉलम 4 इज आफ्टर इंटर हेड सेट ऑफ। अब इंटर हेड सेट ऑफ के रूल्स लगा के हम सेट ऑफ करेंगे, और जैसे ही सेट ऑफ होगा तो वहां पर आप नीचे लिख दोगे कि ये हमने सेट ऑफ कर दिया। And column 5 is after brought forward set off. Again, we will keep writing the notes भाई कैसे कैसे set off करा। उसके बाद हर हेड के सामने आपके पास जो एक फिगर आएगा, this becomes your GTI, और इस फिगर्स को, इन फिगर्स को उठा के हम अपने मेन चार्ट में ले जाएंगे और यहां पर हम वो फिगर्स डाल देंगे and these figures will become my GTI. So GTI comes from working note 6, and then of course old scheme में deductions दो, न्यू स्कीम में 3 मिलती हैं 2, और आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। So I hope in a very short video I've been able to explain to you the presentation tips. If you liked it, then please tell me. If you want any other video on a short topic, do tell me. We shall make that for you. आइडिया बड़ा सिंपल है, जाओ बेटा उस पेपर को दिल से दो, एंजॉय करो with all the tools that you need. Racket.